हेलो गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.3 के सारे क्वेश्चंस। एंड गाइस इससे ना जस्ट पहले वाली वीडियो में ना मैंने सारा का सारा कंसेप्ट बताया हुआ है। जो भी एक्सरसाइज 10.3 में सारा कंसेप्ट यूज हो रहा है ना, वो सारा का सारा मैंने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, यहाँ पे ऊपर लिंक आ रहा होगा, यहाँ से देख लो। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है हमारा, कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कह रहा है जो हमें तीनों इक्वेशंस दी हुई है ना, कह रहा है इनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। एंड कह रहा है फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। सबसे पहले देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता रहता है ना, वैसे वैसे समझते जाया करो दिमाग में। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सुनते ही मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे इन सारी इक्वेशंस को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुझे। इतना मुझे समझ आ गया, तो मैंने कहा चलो जितना समझ आ गया उतना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, एक्स प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हमें इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो फॉर्म है हमारी, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इस फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन को। तो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने देखा इस जो ये हमारी इक्वेशन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जो हमारी, इसमें लेफ्ट साइड में क्या है, सिर्फ वाई है ना। तो मुझे जब इस इक्वेशन को इसकी तरह बनाना है, तो मुझे इधर भी सिर्फ लेफ्ट वाली साइड में सिर्फ वाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इसको मैं लेफ्ट वाली साइड में वाई रखूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अभी सिर्फ सेवन वाई वाली टर्म रखता हूँ। सेवन वाई इज इक्वल टू एक्स, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। सही है। फिर मैंने क्या सोचा, मैंने कहा अब मुझे सिर्फ और सिर्फ वाई चाहिए लेफ्ट में, तो सेवन को नीचे ले जाता हूँ, सिर्फ वाई रह जाएगा इधर लेफ्ट में। सही है ना। तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, वाई इक्वल टू माइनस एक्स बाय सेवन, ये मेरा आ गया। अब इतना ही आ रहा है, इससे आगे तो और कुछ कर नहीं पा रहे ना। तो फिर मैंने सोचा मेरे को देखो लाना क्या है, किस फॉर्म में लाना है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो मैंने कहा इसको थोड़ा, इस इक्वेशन को ना थोड़ा थोड़ा इसकी तरह लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वाई इज इक्वल टू एम एक्स है, मतलब एक्स बाद में है, उससे पहले कुछ है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो माइनस वन बाय सेवन इंटू मैक्स, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो ये चीज मेरी एम बन गई, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। अब इधर तो देखो बी है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ प्लस में है ही नहीं ना, तो बी है ही नहीं कुछ भी, तो उसको मैं यहाँ पे जीरो लिख दूंगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये मेरी इक्वेशन बन गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई मेरी। सही है। ऐसे करते हैं, देखो क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अब मेरा यहाँ पे b कुछ है ही नहीं, तो मैं जीरो लिख दूंगा ना, b कुछ है ही नहीं मेरा। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कह रहा था एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड y इंटरसेप्ट। अब हमें सबको पता है जो हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, उसमें जो m होता है, जो x के साथ वाली टर्म होती है सारी, वो हमारा स्लोप होता है m। सही है। तो ये मेरा जो स्लोप है वो तो मेरा माइनस वन बाय सेवन आ गया, स्लोप इज इक्वल टू माइनस वन बाय सेवन आ गया। सही है। और कह रहे हैं वाई इंटरसेप्ट निकालो। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, इस वाली क्वेश्चन में वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, बी। जो बी होता है ना हमारा, वाई इंटरसेप्ट होता है। अब बी तो हमारा है ही नहीं कुछ, जीरो है, तो वाई इंटरसेप्ट क्या हुआ, जीरो आ गया। वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू जीरो। दैट्स इट, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट, कुछ था ही नहीं इसमें। अब ऐसे ही देखते हैं सेकंड पार्ट को, सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस यही रहेगा, हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। लेफ्ट में मैंने देखा, लेफ्ट में मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वाई चाहिए। तो मैंने कहा अभी सिर्फ और सिर्फ वाई वाली टर्म रखता हूँ इधर, बाकी सबको इधर भेज देता हूँ राइट साइड में। तो मैंने इस साइड सिर्फ वाई वाली टर्म रखी, बाकी सबको इधर भेज दिया अभी फर्स्ट स्टेप में। तो ये सिक्स एक्स इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा। ये माइनस फाइव इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस फाइव हो जाएगा। सही है। अब इतना मेरा हो गया। अब मैंने क्या देखना है, मेरे को सिर्फ लेफ्ट साइड में सिर्फ वाई चाहिए, तो थ्री को नीचे भेज दूंगा यहाँ पे। क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव अपॉन थ्री, ऐसे हो जाएगा। अब इस थ्री को इसके भी अपॉन में लिख दूंगा, इस थ्री को इसके भी अपॉन में लिख दूंगा खोल के। तो क्या आ जाएगा, माइनस सिक्स बाई थ्री एक्स प्लस फाइव बाई थ्री, ऐसे लिख दिया मैंने। तो देखो जो जो कट रहा है उसको काट दो, मैंने देखा ये कट रहा है, थ्री टू जा, और तो कुछ नहीं कट रहा ना, और कुछ नहीं कट रहा, तो इसको ऐसे कैसे रहने देंगे। क्या आंसर आ गया हमारा, वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस फाइव बाई थ्री। तो ये मेरी इक्वेशन इस फॉर्म में बनती होगी। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखो मेरा बन गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। एम मेरा क्या है, माइनस टू। स्लोप जो है मेरा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस टू है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस टू। एंड y इंटरसेप्ट क्या है, मैंने बताया आपको, जो b वाला पार्ट होता है ना वो सिर्फ y इंटरसेप्ट होता है। तो y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है हमारा, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री। सही है। सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो। अब इसको ध्यान से समझना, बहुत ईजी है ये वाली एक्सरसाइज, बहुत ईजी है, आप एक सेकंड में समझ लोगे हर एक क्वेश्चन को। मुझे किस फॉर्म में लाना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में लाना है। अब मेरे को सिर्फ y इज इक्वल टू जीरो ही दे रखा है। अब इसको क्या करूँ मैं, कई बच्चे यार कंफ्यूज हो जाएंगे, यार इसका क्या कर सकते हैं। अब जब हमें कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो हमने इसके जैसा बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के कर देंगे इसको। देखो क्या होगा, हल्का सा दिमाग लगेगा बस। y इज इक्वल टू मुझे क्या बनाना है, एम एक्स प्लस बी बनाना है। अब मुझे दिया हुआ सिर्फ जीरो, तो मैं क्या करूंगा, जीरो एक्स प्लस जीरो, इसी ये भी तो चीज जीरो ही है। देखो जीरो से मैं इसका कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ही आंसर आएगा, और जीरो में मैं जीरो प्लस करूंगा तो जीरो ही आंसर तो रहेगा। देखो जीरो में मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूं, मेरा आंसर ये चीज तो जीरो ही आ रही है, और उसमें मैं जीरो में प्लस जीरो कर रहा हूं तो मेरा आंसर जीरो ही आ रहा है टोटल।
तो y इक्वल टू जीरो तो बन गया। बस मैंने किसी भी तरह जीरो को इस इक्वेशन के जैसे बनाया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के जैसे बना दिया। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, सही है। तो इधर स्लोप क्या है, स्लोप इज इक्वल टू जीरो है, और y इंटरसेप्ट क्या है, जीरो है, y इंटरसेप्ट भी जीरो है, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू जीरो, सही है। तो थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। कह रहा है जो ये हमें तीनों इक्वेशंस दी हुई है ना, इनको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, सही है। फिर कह रहा है एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। देखो सबसे पहले हमें जो जो क्वेश्चन में कह रहा होता है ना उसको दिमाग में बनाते जाया करो। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिड्यूस करना है इन इक्वेशंस को इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म समझते ही पढ़ते ही आपको सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। ये होती है ना हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमें इन तीनों इक्वेशंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। फिर कह रहा है फाइंड करो देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, मतलब देयर इंटरसेप्ट कह रहा है मतलब दोनों इंटरसेप्ट, एक एक्स इंटरसेप्ट भी निकालेंगे हम और वाई इंटरसेप्ट भी निकालेंगे, सही है। मतलब बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये ए और बी की वैल्यू भी निकालने के लिए कह रहा है। एक्स का इंटरसेप्ट क्या होता है, ये ए, जो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है उसमें जो ए होता है ये एक्स इंटरसेप्ट होता है, और जो बी होता है ये वाई इंटरसेप्ट होता है। बस यही दोनों हमें निकालने के लिए भी कह रहा है, निकाल देंगे ना। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं सबसे पहले, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। और अब देखो हमें इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। इंटरसेप्ट फॉर्म को ध्यान से देखो, हमें जो लेफ्ट साइड है उसमें दो ही टर्म्स होती हैं, एक एक्स वाली टर्म और एक वाई वाली टर्म, और तो कुछ नहीं होता ना। तो इधर एक्स वाली टर्म रखो और वाई वाली टर्म रखो, बाकी जो एक्स्ट्रा सामान है उसको इधर भेज दो। एक्स्ट्रा सामान क्या है, -12 है ना, इसको इधर भेज देंगे। क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू ये जो -12 है इधर जाके +12 बन जाएगा, सही है। अब फिर मैंने देखा इस साइड जो होता है वो सिर्फ 1 होता है। अब इधर चल रहा है हमारा 12, तो इस 12 को मैं यहाँ पे नीचे ले जाऊंगा तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच जाएगा ना, तो इस 12 को यहाँ पे नीचे ले जाता हूँ। तो क्या बन जाएगा हमारा, 3x प्लस 2y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, सही है। अब इस 12 को इसके भी अपॉन में लिख देता हूँ, इस 12 को इसके भी अपॉन में लिख देता हूँ। क्या आ जाएगा, 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। अब इसको जो जो कट रहा है उसको काट दो, ये कितने पे चलेगा, 3 4 जा, ये 2 6 जा। हमारा आंसर क्या आ गया, x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो ये जो हमारी इक्वेशन आई है ये इसके जैसी तो है बिल्कुल, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इसी फॉर्म में तो हमें बनानी थी। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या करते हैं, फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, मतलब हमें x का इंटरसेप्ट भी निकालना है और y का भी निकालना है। तो निकाल देते हैं ना, लिख देते हैं, हमें निकले हुए हैं हमारे। x इंटरसेप्ट क्या है, 4, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4 है, y इंटरसेप्ट क्या है, 6 है। दैट्स इट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसको भी हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। तो कन्वर्ट करते हैं इसको। देखो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, लेफ्ट साइड में दो ही टर्म्स हमें चाहिए होती है, एक x वाली टर्म और एक y वाली टर्म। अब अपनी इक्वेशन पे आते हैं। देखो मैंने देखा इसमें मुझे एक x वाली टर्म दी हुई है, एक y वाली टर्म दी हुई है। मैंने कहा ये तो सही दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। फिर मुझे क्या देखना होता है, राइट साइड में 1 ही होना चाहिए सिर्फ। इधर क्या चल रहा है, 6 चल रहा है, मुझे इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस 6 को नीचे ले जाऊंगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, सही है ना। तो अब इसको क्या करो, 6 को इसके भी अपॉन में लिख दूंगा, 6 को इसके भी अपॉन में लिख दूंगा मैं, तो थोड़ा बहुत कुछ कट जाएगा ना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 4x/6 माइनस 3y/6, इतना मेरा आ गया। तो देखो जो जो कट रहा है उसको काट दो, 2 2 जा, 2 3 जा, कितना बचा हमारा, 2x/3 आ गया ये। देन इधर क्या बचा, 3 2 जा, बचा गया यहाँ पे -y/2 बन गया ये, इज इक्वल टू 1 चल रहा है, इज इक्वल टू 1 लगा दो। अब मैंने देखा मेरी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x/a प्लस y/b। अब देखो इस कंसेप्ट जो मैं आपको कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ इसको ध्यान से समझना। मेरी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x/a प्लस y/b है। इधर क्या आ रहा है, 2x/a माइनस y/b। ये तो कुछ ना कुछ झोल चल रहा है ना, झोल चल रहा है कुछ ना कुछ, ऐसी इक्वेशन नहीं बन रही है। इधर x है, अभी सिर्फ इसको देखो, इधर x/a है, इधर 2x है, ये तो गड़बड़ चल रही है ना। इस 2 को मुझे नीचे लेके जाना पड़ेगा किसी तरह, मुझे यहाँ से किसी भी तरह 2 को हटाना। 2 कैसे हटेगा, 2 ऐसे हटता है। देखो मेरा क्या है दिया हुआ, 2x/3 है, इसको मुझे क्या बनाना है, इसके आगे से किसी भी तरह 2 हटाना है। अब ये 1 सेकंड के लिए ना आप ऐसे समझो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें 2x ही दिया हुआ है, हमें आगे से 2 हटाना है, इसके आगे से 2 हटाना है और नीचे लेके चले जाना है। तो इसका क्या तरीका होता है, इसको हम ऐसे करते हैं, जब भी आगे इसके 2 है ना तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, x अपॉन में यहाँ पे 2 है ना तो ये 1/2 बन जाएगा। ऐसे हम कर सकते हैं। अगर ऐसे होता 4x होता, अब मुझे इसके आगे से 4 हटाना है और नीचे लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, x अपॉन में 1/4 कर दूंगा। ऐसे ही अगर मेरा 6x होता तो मैं क्या करता, 6 हटाना और 6 को नीचे लेके जाना ना, तो ये बन जाएगा x अपॉन में 1/6।
ये चीज और ये चीज सेम ही है, ये चीज इज इक्वल टू है, ये चीज इज इक्वल टू है, ये 6x इज इक्वल टू है x अपॉन में 1/6, ये एक ही बात है, ऐसे हम कर सकते हैं। तो देखो ऐसे ही मेरा 2x/3 था, 2x/3 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x अपॉन में जो 3 है वो ऐसे कैसे ही, और इंटू में क्या लग जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 नीचे जाके 1/2 हो जाता है, मैंने अभी आपको बताया 2 है, नीचे जाके क्या होता है 1/2 हो जाता है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा x अपॉन में 3/2, ऐसे बन जाएगा हमारा ये, समझे हो। ऐसे ही एक और एग्जांपल बताता हूँ, कई बच्चों को फिर भी कंफ्यूजन होगी। जैसे समझो मेरा यहाँ पे 3x/6 होता है, 3x/10 होता है ऐसे मान लो, और मुझे अब यहाँ से 3 हटाना, 3 को नीचे लेके जाना है, मैं क्या करूंगा x अपॉन में 10 ऐसे कैसी, अब इस 3 को नीचे लेके जाना ना, तो 3 नीचे जाके क्या हो जाएगा 1/3 हो जाता है, हमें पता है। 4 है तो 1/4 हो जाएगा, 6 है तो 1/6 हो जाएगा, अब 3 है तो 1/3 हो जाएगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x अपॉन में 10/3, ऐसे बन जाएगा। तो एक तरह से मेरा ये देखो x/a बन गया, x/a, x/a चाहिए ना मुझे, तो ये मेरा x आ गया ऊपर और नीचे ये पूरा a आ गया, ऐसे हम कर सकते हैं। तो देखो अब ये मेरा 2x/3 है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे x चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ना, अपॉन में 3 ऐसे कैसे ही, अब यहाँ पे 2 है तो इंटू में यहाँ पे 1/2 लगा दूंगा, सही है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे आओ, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे प्लस चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। मेरी जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो x/a प्लस होती है, प्लस y/b, यहाँ पे क्या रहा नेगेटिव का साइन, तो इस नेगेटिव को साइन को मुझे हटाना पड़ेगा, इस नेगेटिव को साइन को मैं क्या करूंगा नीचे ले जाऊंगा, यहाँ पे ऐसे कर दूंगा, इसको यहाँ पे प्लस लगा दूंगा, प्लस y, देखो एक तरह से ऐसा आ गया ना x/a प्लस y/, इस 2 के साथ यहाँ -2 लगा दूंगा, यहाँ माइनस लगा दूंगा ना, ये चीज और ये चीज सेम ही बात है, इज इक्वल टू 1 आ गया मेरा x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। a और b हमारा कुछ भी हो सकता है, पर x और जो ये y है ना हमारा, ये प्लस का ही होना चाहिए। देखो प्लस का ही हमारा x प्लस y, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये मेरी इक्वेशन बन गई इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्या आ जाएगा हमारा x/a 3/2 हो जाएगा प्लस y/-2 इज इक्वल टू 1, सही है ना। तो x इंटरसेप्ट क्या आ गया हमारा, x इंटरसेप्ट 3/2 आ गया इज इक्वल टू 3/2, और y इंटरसेप्ट क्या है -2 इज इक्वल टू -2, दैट्स इट, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब गाइस देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें ये इक्वेशन दी हुई है 3y + 2 इज इक्वल टू 0, हमें इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कर देंगे जैसे पहले के क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही करेंगे इसको भी। अब देखो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म में लेफ्ट साइड में दो टर्म्स होती हैं, एक x वाली टर्म, सही है, और एक y वाली टर्म, ये दो टर्म्स होती है ना। तो हम इस इक्वेशन पे आएंगे, इधर भी हम दो ही टर्म्स रखते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा सामान होता है उसको बाहर भेज देते हैं, एक x वाली टर्म इधर रखेंगे और एक y वाली टर्म रखेंगे। अब मैंने ध्यान से देखा इस इक्वेशन में x वाली टर्म तो है ही नहीं, तो हमारा काम और ईजी हो गया, सिर्फ और सिर्फ y वाली टर्म रखेंगे हम इधर, जो एक्स्ट्रा सामान है उसको इधर भेज देंगे। एक्स्ट्रा सामान क्या है +2, इधर जाके क्या बन जाएगा -2, तो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू -2। इस साइड से जो लेफ्ट साइड होती है ना, उधर सिर्फ हमारी दो ही टर्म्स होती हैं, एक x वाली टर्म और एक y वाली टर्म। अब x वाली टर्म है ही नहीं, तो हम उसको जबरदस्ती थोड़ा घुसा देंगे उसके अंदर, सही है ना। तो हमारा क्या गया 3y इज इक्वल टू -2 आ गया। अब देखो मुझे राइट साइड में क्या चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 चाहिए होता है, इधर क्या -2 आ रहा है, ये भी दिक्कत है ना, तो -2 को नीचे भेज देंगे, इधर क्या बचेगा 1 बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3y अपॉन में -2 इज इक्वल टू 1, सही है। तो अब देखो मुझे क्या चाहिए होता है x/a प्लस y/b चाहिए होता है, अब x/a तो है ही नहीं, अब ये चीज तो है ही नहीं, तो इसको तो उड़ा ही दो ना, काट ही दो, बचा क्या सिर्फ y/b चाहिए मुझे। अब y/b कैसे बनेगा, यहाँ पे तो 3y आ रहा है, अब इस 3 को नीचे ले जाऊंगा तो y आ जाएगा ना खाली ऊपर, तो इस 3 को नीचे ले जाता हूँ, 3 नीचे जाके क्या बन जाएगा 1/3 बन जाएगा, तो y अपॉन में -2 इंटू 1/3 ऐसे हो जाएगा। 3 नीचे चल जाए, नीचे 3 को मैंने नीचे भेज दिया ना, 3 नीचे जाके 1/3 बन गया इज इक्वल टू 1, तो क्या बन गया हमारा ये y अपॉन में -2/3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से मेरा y का इंटरसेप्ट क्या आ गया, y का इंटरसेप्ट -2/3 आ गया, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -2/3। अब x वाली टर्म है ही नहीं हमारे पास, तो x का इंटरसेप्ट भी नहीं होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो इंटरसेप्ट ऑफ x, देयर इज नो इंटरसेप्ट ऑफ x। ओके, जब x वाली टर्म ही नहीं है हमारे पास, तो x का इंटरसेप्ट कहाँ से लाएंगे, ओके। अब देखो गाइस जो बुक में हमारा आंसर है, उन्होंने क्या किया हुआ है, इस -2/3 को ना यहाँ ऊपर ले गए, आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी 100% राइट है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अगर आप बुक से मिलाना चाहो तो बुक से भी मिला देता हूँ, बुक वालों ने क्या किया हुआ है -2/3 को यहाँ ऊपर ले गए, तो -2/3 इंटू में 1 यहाँ पे -2/3 बन जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म। कह रहा है जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशंस दी हुई है ना, इनको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। नॉर्मल फॉर्म क्या होती थी याद करो, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, ये हमारी नॉर्मल फॉर्म होती है। तो इन तीन इक्वेशंस को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। देन आगे क्या कह रहा है फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है, मतलब हमें p की वैल्यू निकालनी है ये वाले, सही है ना। एंड फिर कह रहा है एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब एंगल निकालने के लिए कह रहा है, एंगल क्या होता था हमारा ओमेगा, ओमेगा हमारा एंगल होता था ना, देखो याद करो यार, भूल जाते हो। हमारी नॉर्मल फॉर्म में क्या होता था, जैसे हमें क्या दिया होता था,
हमें कोई लाइन दी होती थी, जैसे ये कोई हमें लाइन दी हुई है, और हमें क्या दिया होता था, इस लाइन का ना ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होता था, जैसे ये हमें पी दिया हुआ है, और हमें क्या दिया होता था, एक्स एक्सिस जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इस साइड, उससे ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इसका एंगल दिया होता था, ये एंगल जैसे हमें ओमेगा दिया हुआ है, तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते थे, क्या आती थी, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, इसी को हम नॉर्मल फॉर्म कहते थे। अब इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ये वाला एक तो पी निकाल देना आप, जो ये है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह रहा है ना, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब हमें ओरिजिन से लेकर परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला पी तो है, एक हमें ये वाला पी निकालने के लिए कह रहा है, एंड कह रहा है एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस निकाल दो, इसका मतलब क्या है, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला एंगल, एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर के बीच में यही तो एंगल है ओमेगा, मतलब हमें ओमेगा और पी भी निकालने के लिए कह रहा है, बस एंड में निकाल देंगे। सबसे पहले अब हमारा मेन मोटिव रहेगा कि हम इन तीनों इक्वेशंस को सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में, फिर जब ये इक्वेशंस नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी ना, तो जो यहाँ पे ओमेगा की जगह वैल्यू होगी उसको हम कह देंगे कि हमारा एंगल है ये। जैसे मान लो मैंने इस वाली इक्वेशन को जब कन्वर्ट किया नॉर्मल फॉर्म में, तो मेरा आंसर मान लो ऐसा है, मान लो कुछ भी आ सकता है, एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इज इक्वल टू पी की जगह जैसे मान लो 4 आ गया। तो जब मेरा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होगी ना, उसके बाद मैं क्या कहूंगा, इधर ओमेगा क्या है हमारा, ओमेगा इज इक्वल टू 30 है ना, तो मेरा एंगल जो आ गया, जो एंगल निकालने के लिए कह रहा है वो तो 30 आ गया। देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालने के लिए कह रहा था ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में इधर से देख के निकाल दूंगा, क्या है 4 है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पी इज इक्वल टू 4 आ गया। ऐसे करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट पार्ट लेते हैं एंड उसको करना स्टार्ट करते हैं। एक्स माइनस रूट 3 वाई इज और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जब भी गाइस हमें किसी भी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है ना, मैं आपको जो ये बात बताने जा रहा हूँ ना, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से कान खोल के समझना इस बात को, और बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। जो भी गाइस हमारी नॉर्मल फॉर्म होती है ना, जो हमारी नॉर्मल फॉर्म होती है, उसमें जो ये पी होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऑलवेज पॉजिटिव, इस चीज का हमेशा हमें ध्यान रखते हुए चलना है कि जो हमारा ये पी आए ना, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहे। और दूसरी बात क्या है, जो हमारा ओमेगा आएगा ना, ओमेगा ये हमेशा इक्वल होंगे दोनों ओमेगा। जैसे मेरा आंसर कभी भी ऐसे नहीं होएगा, जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है वो कभी भी मेरा आंसर ऐसे नहीं होगा, एक्स कॉस जैसे 30 है यहाँ पे, देन प्लस वाई साइन 45 इज इक्वल टू 4, ऐसा कभी भी मेरा आंसर नहीं होगा। जो यहाँ पे ओमेगा होगा ना वही यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 होगा, अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे भी 60 ही होगा, अगर यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे भी 90 होगा, मतलब दोनों ये वाले जो एंगल है ये हमेशा सेम रहेंगे। और मैं आपको ये बता रहा था ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉजिटिव क्यों होता है हमेशा, ये जो पी है, क्योंकि ये एक तरह से डिस्टेंस है, जो पी है ना हमारा, ये डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस कभी भी बताओ नेगेटिव में होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में होता नहीं है, तो इसलिए जो पी होगा ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इस चीज का ध्यान रखते हुए हमें चलना है। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट। हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स माइनस रूट 3 वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सही है। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे हमारी नॉर्मल फॉर्म है ये, नॉर्मल फॉर्म में इज इक्वल्स टू के इस साइड सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स होती हैं। देखो आप ध्यान से देखोगे ना, नॉर्मल फॉर्म में इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स हैं, एक एक्स वाली टर्म, ठीक है, ये पूरी हमारी एक्स वाली टर्म है ना, एक्स कॉस ओमेगा, और दूसरी कौन सी टर्म है, वाई साइन ओमेगा। एक एक्स वाली टर्म है और एक वाई वाली टर्म है, और तो कोई टर्म्स नहीं है ना इज इक्वल्स टू के इस साइड। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, जो हमारी इक्वेशन में गिवन है ना, उसके इज इक्वल्स टू के इस साइड सिर्फ और सिर्फ दो ही टर्म्स हो, एक एक्स वाली टर्म और एक वाई वाली टर्म, बाकी का जो एक्स्ट्रा सामान होगा ना उसको दूसरी साइड भेज दो। अब देखो मैंने देखा, इज इक्वल्स टू के इस साइड एक तो मेरी एक्स वाली टर्म आ रही है, ठीक है, और मेरी वाई वाली टर्म भी आ रही है, चलो ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा सामान है जो प्लस 8 है इसको दूसरी साइड भेज देंगे, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं होता इसका कोई काम ही नहीं है, हमारे को सिर्फ दो ही टर्म्स चाहिए, एक एक्स वाली टर्म और एक वाई वाली टर्म, ठीक है। तो करते हैं, एक्स माइनस रूट 3 वाई ऐसे कैसे रखा अभी के लिए, और ये जो प्लस 8 है ये एक्स्ट्रा सामान है, इसको इधर भेज दो, इज इक्वल टू -8 आ गया। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब मैंने देखा ये आ रहा नेगेटिव, देखो मैंने क्या किया, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी जो गैस इक्वेशन बनती रहती है ना, उसको ना मैं साथ साथ ना मैच कराता रहता हूँ, जो मेरी नॉर्मल फॉर्म होती है ना उससे। मैंने देखा ये वाली इक्वेशन देखो थोड़ी थोड़ी मेरी नॉर्मल फॉर्म जैसी लग रही है ना, एक एक्स वाली टर्म आ गई, एक वाई वाली टर्म आ गई, और इज इक्वल टू क्या होता है, फिर पी होता है ना यहाँ पे, तो ये इज इक्वल टू मेरा पी हो गया। अब पी जो होता है मेरा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव, तो मुझे सबसे पहले इसको नेगेटिव देखते ही इसको पॉजिटिव में बनाना है। मुझे नेगेटिव दिख गया ना, मुझे पता है कि पी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको सबसे पहले मैं पॉजिटिव बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव ये वाला जो माइनस वाला साइन है इसको इस साइड भेज देता हूँ, इस साइड भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा, -x, ये माइनस का रूट 3 वाई है, जो ये प्लस का रूट 3 वाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब जो ये मेरा 8 है ये पॉजिटिव आ गया, अब मेरी इक्वेशन ठीक होगी क्योंकि मैंने इसको पॉजिटिव में बना दिया। अब देखो गाइस, मेरे को क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म से मैंने आपको कहा ना मिलाते हुए चलना है। अब मैंने देखा जो मेरी एक्स के साथ होता है वो हमेशा कॉस वाली टर्म होती है, एक्स के साथ कॉस ओमेगा होता है और वाई के साथ साइन वाली टर्म होती है, एक्स के साथ कॉस ओमेगा और वाई के साथ साइन वाली टर्म। अब मैंने देखा एक्स के साथ वाली वैल्यू को मैं किसी भी तरह कॉस में बदल सकता हूँ, एक तरह से ऐसे समझो ना, ऐसे समझो एक्स के साथ यहाँ पे 1 लगा, किसी के साथ कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना, तो मैं 1 को कॉस में बदलना चाहूंगा, और जो वाई के साथ है ना जो रूट 3 इसको साइन में बदलना चाहूंगा, क्योंकि देखो एक्स के साथ कॉस वाली टर्म है और वाई के साथ साइन वाली टर्म है, तो एक्स के साथ वाली टर्म को मैं कॉस में बदलना चाहूंगा और वाई के साथ वाली टर्म को मैं साइन में बदलना चाहूंगा। तो मैंने सोचा कि ऐसा हो भी सकता है, मैंने कहा चलो देखता हूँ करके, अगर ऐसा हो सकता है तो, अगर ऐसा हो गया तो मेरा काम ही बन जाएगा।
तो देखो x के साथ मैंने देखा 1 है यहाँ पे, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 0 लिख सकता हूँ ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का साइन अभी ऐसे कैसे रहने दिया, और 1 को मैंने cos 0 लिख दिया, cos 0, देन x अभी ऐसे कैसे रहने दिया। तो एक तरह से देखो मेरा ऐसे वाली टर्म बन गई ना, x cos ओमेगा बन गया। देन अब फिर मैं इस पे आता हूँ, मैंने प्लस का साइन लगाया, देन फिर y पे गए, y, अब मैंने देखा जो √3 होता है, √3 पे तो कोई साइन की वैल्यू होती नहीं है, क्योंकि देखो मेरी जो साइन की वैल्यूज होती हैं, याद करो ना, साइन की जो मेरी वैल्यू होती है, साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 होता है, देन 90 पे हमारा 1 होता है, 90 पे 1 होता है। यही होती है ना हमारी साइन की वैल्यूज। अब देखो कहीं भी किसी भी साइन की वैल्यूज पे हमारा √3 आ रहा है, तो मैं इस √3 को तो साइन में बदल ही नहीं सकता ना। जैसे मैंने इस 1 को cos 0 लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है cos 0 की वैल्यू cos 0 = 1 होती है, पर अब मुझे जो y के साथ वाली टर्म है इसको साइन में बदलना है। साइन में तो कोई भी वैल्यू मेरी √3 होती नहीं है, तो मैं इस √3 को तो बदल ही नहीं पा रहा। तो ये चीज तो मैं इसके बाद ये चीज तो कन्वर्ट कर ही नहीं पा रहा ना, इसके बाद मेरी कोई इक्वेशन बन नहीं पा रही। तो जब भी गाइस मेरी इस वाली इक्वेशन के बाद कोई इक्वेशन बन नहीं पाती ना आगे, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी पूरी इस इक्वेशन को हम √a² + b² से डिवाइड करेंगे। जब हम इस पूरी इक्वेशन को √a² + b² से डिवाइड कर देंगे ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, टेंशन मत लिया करो। जब भी गाइस हमारा इसके बाद, मैंने आपको क्या बताया, जब भी हमारा इसके बाद आंसर नहीं आता ना ऐसे, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन होती है ना, उसको √a² + b² से डिवाइड करते हैं। अभी a और b की वैल्यू भी बताता हूँ क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पे लिखो डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय √a² + b²। अब a और b हमारा होता क्या है, देखो जैसे मेरी कोई जनरल फॉर्म मैंने लिखी हुई है, जैसे ax + by + c = 0, तो इसमें देखो a मेरा ये रहा और b मेरा ये रहा। जैसे मेरे को कोई ऐसी इक्वेशन दी हुई है, 3x + 2y + 6 = 0, इसमें a क्या होगा, ये वाली टर्म होगी, b क्या होगी, ये वाली टर्म होगी, a = 3 और b = 2। सही है ना। अब ऐसे ही मुझे देखो a क्या है इधर, मेरा a मेरा इधर पूरा -1 है, और b क्या मेरा, ये प्लस का √3 है। सही है ना। तो देखो अब सबसे पहले √a² + b² की वैल्यू निकाल दो, फिर जो वैल्यू आएगी ना उसको इससे डिवाइड कर देना बस। a² + b² हमारा आ क्या रहा है, a क्या हमारा -1 का स्क्वायर, प्लस b क्या हमारा √3 का स्क्वायर, = क्या आएगा, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, देन प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, = √4 हो जाएगा। √4 क्या होता है हमारा, 2 होता है। तो जो हमारे √a² + b² की वैल्यू हुई है ना 2, इसको पूरी इक्वेशन में ना डिवाइड कर दो, मतलब जो ये पूरी इक्वेशन है ना इसको 2 से डिवाइड कर दो, मेरा कहने का मतलब ये है। तो कर देंगे, हमारी इक्वेशन क्या चल रही है, क्या आ जाएगा, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, -x + √3y है ना, -1 भी लिख सकते हो, वो एक ही बात है ना, = 8 है। अब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड बाय 2 आ जाएगा और इधर भी डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, -x/2 हो जाएगा, या -1/2x लिख दो इसको ऐसे, 2 इसके भी ऊपर में लिख दिया मैंने, 2 इसके भी ऊपर में लिख दूंगा, देन प्लस √3/2 y हो गया, ये = क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा ये। सही है, इतना तो अभी तक सबको समझ आ गया। अब मेरी इक्वेशन ये बन गई है। अब इस वाली इक्वेशन को मैं किसी भी तरह इस जैसा बनाना चाहूंगा, x cos ओमेगा + y sin ओमेगा = p। जैसे मैंने इसको बनाना चाहा था ना, जब मैंने इसको बनाना चाहा था ऐसे, पर ये बन नहीं पाई थी। तो अगर जब ये बन नहीं पाई तो फिर मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को √a² + b² से डिवाइड किया। मैंने डिवाइड, हम √a² + b² से डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि हम ना जो हमारी इक्वेशन आ रही है ना उसको इस जैसा लिख पाए। अभी हम देखो लिख नहीं पाए थे ना इसको, अब देखो इसका फायदा ये होगा, जो हमारी इक्वेशन बनी है ना, अब इसको हम इसके जैसा लिख पाएंगे। देखो कैसे, अभी बताता हूँ। देखो x के साथ वाली टर्म को हमने cos में लिखना था ना, तो cos 1/2 कहाँ पे होता है, cos 60 पे होता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे x के साथ, यहाँ पे cos माइनस वाली जो टर्म है वो ऐसे कैसी, 1/2 क्या है, cos 60 होता है ना, cos 60 लिख दिया मैंने 1/2 की जगह, और x ऐसे कैसी, देन प्लस लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो y है वो ऐसे कैसी, √3/2, साइन पे कौन सी वैल्यू होती है, देखो साइन पे √3/2, ये यहाँ पे √3/2 आना था, मैंने गलती से √3 लिख दिया। देखो साइन 60 होता है ना √3/2, तो यहाँ पे √3/2 की वैल्यू यहाँ पे लिख दो, साइन 60। अब मेरा देखो फायदा हुआ ना यहाँ से, इस वाली इक्वेशन को मैं यहाँ पे बदल नहीं पाया था। जब मैंने √a² + b² से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे बदल पाया, x cos ओमेगा + y sin ओमेगा में बदल गया ना। देखो x cos ओमेगा + y sin ओमेगा = जो 4 चल रहा है वो हमारा ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखो गाइस, जो ये हमारी इक्वेशन आई है, इसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये लगभग हमारी नॉर्मल फॉर्म जैसी ही है। देखो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, हमारा x के साथ cos वाली वैल्यू होती है ना, इधर देखो x के साथ cos वाली वैल्यू है, y के साथ sin वाली वैल्यू होती है ना, तो इधर y के साथ sin वाली वैल्यू भी है, और क्या होता है p p भी है। और मैंने आपको दूसरी कंडीशन क्या बताई थी, जो हमारा ओमेगा होता है ना, जो हमारा ओमेगा है वो सेम होना चाहिए। देखो हमारा ओमेगा भी सेम है, यहाँ भी 60 डिग्री है, यहाँ भी 60 डिग्री है, तो लगभग हमारी नॉर्मल फॉर्म बन रही है हमारी। बस एक छोटी सी दिक्कत क्या आ रही है, आप देखो जो हमारी नॉर्मल फॉर्म है इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें कहीं भी आपको -x cos ओमेगा दिख रहा है, या तो प्लस का है ना, +x cos ओमेगा, पर यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है -x cos ओमेगा आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब जो ये नेगेटिव है ये हमें तंग कर रहा है, इस नेगेटिव को हमें किसी भी तरह हटाना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव में बनाना पड़ेगा। इसको हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, कई बच्चे कहेंगे सर आप इस पूरी क्वेश्चन के साइन चेंज कर दो।
पर अगर हम पूरी इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ 4 के आगे भी तो -4 आ जाएगा ना, तो जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। पर यहाँ पे अगर हम पूरी इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, वो हमारा गलत हो जाएगा। तो हम पूरी इक्वेशन के साइन तो चेंज नहीं कर सकते। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका होता है ट्रिग्नोमेट्री का तरीका। ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसे कितने क्वेश्चन करते थे, जो -cos 60 डिग्री है इसको प्लस में बदल देते थे, कुछ और वैल्यू आ जाती थी, जैसे cos 120 आ जाएगी या cos 180 आ जाएगी, कुछ भी आ सकती है। याद करो ना, ट्रिग्नोमेट्री में वैसे क्वेश्चन करते थे। जिसको ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट अच्छे से आता है वो यहाँ पे अटका ही नहीं होगा, उसने आगे कर लिया होगा। पर फिर मैं आपको देखो समझाने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन में। देखो गाइस, इसके बाद कैसे करते हैं, अब देखो जो चीज, एक चीज याद रखना गाइस, जो काम हम इसके लिए करेंगे ना कॉस के लिए, वो हमें साइन के लिए भी करना पड़ेगा। ऐसे समझो, एक पापा के 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब पापा किसी एक बच्चे के बारे में थोड़ा सोचेंगे, दोनों के बारे में सोचेंगे ना, तो जो चीज हम इसके बारे में सोचेंगे ना वो हमें साथ साथ इसके बारे में भी सोचते हुए चलनी है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसके बाद मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो मेरी वैल्यू क्या है, -cos 60 x है ना, -cos 60 x प्लस sin 60 y इज इक्वल टू 4, ये मेरी वैल्यू है। अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मेरे को इसको जो है ना नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में बदलना है, ठीक है। अब फिर जो काम हम इसके अंदर बदलेंगे ना, इसको कुछ बदलेंगे, वो हमें इसको भी साथ साथ ऐसे काम करता रहना होगा। जो काम इसके साथ करेंगे वो इसके साथ भी साथ साथ करते रहना होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया पापा के 2 बच्चे हैं, एक के बारे में सोचेंगे, दोनों के बारे में सोचेंगे पापा। तो देखो इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे, हमारी वैल्यू है -cos 60 और है +sin 60, ये चलो ऊपर लिखा तो हुआ है। हम देखो सबसे पहले क्वाड्रेंट बनाओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है और sin की वैल्यू पॉजिटिव होती है। कौन से क्वाड्रेंट में होता है ऐसा कि cos की जो है वो वैल्यू नेगेटिव हो और sin की जो है वो वैल्यू पॉजिटिव हो। तो देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में तो ऑल प्लस होता है, ऑल प्लस, ये तो हो नहीं सकता, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये होता है ना। यहाँ होता है साइन और कोसेक प्लस का, यहाँ होता है टेन और कॉट प्लस का, और यहाँ होता है कॉस और सेक प्लस का। अब आप ध्यान से देखो कौन से क्वाड्रेंट में आपको साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पे तो देखो सारे पॉजिटिव हैं, कॉस तो नेगेटिव मेरा यहाँ पे हो ही नहीं सकता, तो ये वाला क्वाड्रेंट तो कैंसिल हो गया हमारा। दूसरे पेन से कर देता हूँ, ये वाला क्वाड्रेंट तो हमारा कैंसिल हो गया। अब अगले क्वाड्रेंट में चलते हैं, इसमें साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस का। मैंने कहा मुझे साइन तो प्लस का मिल जाएगा, ठीक है, और कॉस नेगेटिव का भी है यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है ना, तो मेरा ये वाला क्वाड्रेंट एक हो सकता है। मैंने सोचा, फिर मैंने सोचा और किसी क्वाड्रेंट में देखते हैं, और किसी क्वाड्रेंट में ऐसा हो रहा है, देखो यहाँ पे टेन और कॉट प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस का, तो यहाँ पे तो साइन भी नेगेटिव का होगा, साइन भी नेगेटिव का होगा, पर मुझे साइन पॉजिटिव का चाहिए, तो ये वाला क्वाड्रेंट भी कैंसिल हो गया। अब अगले पे आते हैं, यहाँ कॉस और सेक प्लस के होते हैं, तो कॉस तो मुझे यहाँ पे कॉस प्लस का है, मुझे कॉस तो नेगेटिव का चाहिए ना, तो ये वाला क्वाड्रेंट भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो ये दोनों एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में ना। तो चलो अब देखते हैं, जो हमारी देखो -cos 60 डिग्री वाली वैल्यू थी, -cos 60 डिग्री और sin 60 डिग्री। अब देखो ये जो -cos 60 डिग्री वाली वैल्यू, अभी इसको देखो सबसे पहले हम cos 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये 180 डिग्री होता है ना, ये चीज 180 डिग्री होती है, मैंने आपको बताई भी है, और ये चीज होती है 90 डिग्री होती है। अब मुझे सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से देखना है, मैं 60 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, cos 180 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, cos 180 माइनस 60। क्योंकि देखो cos 180 माइनस 60 होता क्या है, cos 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा ना। मेरा फॉर्मूला नहीं था, याद करो ना, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का cos थीटा। ये माइनस का साइन क्यों आता है, क्योंकि सेकंड वाले क्वाड्रेंट में हमारा जो cos होता है वो नेगेटिव का होता है, समझो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -cos 60 डिग्री को cos 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ, क्योंकि cos 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस 60। देखो cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है ना, तो माइनस cos थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आ जाएगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर आप ये भी तो लिख सकते थे, माइनस का cos 90, ऐसे देखो ना, कई बच्चे कहेंगे सर आप ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस का cos 90 डिग्री प्लस, माइनस का साइन हटाओ, कई बच्चे कहेंगे सर cos 90 डिग्री प्लस आप ये लिख सकते थे प्लस थीटा, cos 90 डिग्री प्लस थीटा। क्यों मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, जो मेरे दोनों एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, एक 180 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, और एक 90 डिग्री प्लस थीटा भी तो लिख सकता हूँ। 180 में से अगर मैं कुछ माइनस करूंगा तो इसी वाले क्वाड्रेंट में तो आएगा, और अगर 90 डिग्री में मैं कुछ प्लस करूंगा तो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। तो मैं, कई बच्चे कहेंगे सर आप cos 90 डिग्री प्लस थीटा भी तो लिख सकते थे, पर मैं नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि जो मेरा 90 डिग्री वाला ये एंगल होता है ना, ये cos को साइन में बदल देता है, तो ये cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाता है, हमारा साइन का थीटा हो जाता है, और यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। मेरा क्या जाए, cos का मेरा साइन बदल गया देखो, पर मुझे क्या चाहिए, cos का cos ही रहना चाहिए, cos का साइन ही बदलना चाहिए। तो देखो मैं इस वाले जो -cos 60 डिग्री है इसको ऐसे लिख दूंगा, cos 180 माइनस 60। अब देखो जो काम मैंने इसके लिए किया है sin 60, जो cos 60 डिग्री के लिए मैंने काम किया है वही sin 60 डिग्री के लिए भी करूंगा, तो क्या आ जाएगा sin 180 माइनस 60। मैंने -cos 60 डिग्री के लिए क्या काम किया था, इसको मैंने ये बनाया ना cos 180 माइनस 60, तो जो इसके लिए काम किया है वो sin 60 डिग्री के लिए करेंगे। 180 माइनस 60 काम किया ना, तो 180 माइनस 60 इसके आगे भी लिख देंगे। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, -cos 60 डिग्री को, -cos 60 डिग्री है ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 180 माइनस 60 डिग्री,
इंटू में एक्स ऐसे का सी, देन प्लस साइन 180 माइनस 60 डिग्री इंटू में वाई इज इक्वल टू 4। सही है ना? तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया यहाँ पे, कॉस 180 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री एक्स, देन प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 120 डिग्री इंटू में वाई इज इक्वल टू 4। ये मेरी नॉर्मल फॉर्म आ गई फाइनल। देखो ये जो हमारी नॉर्मल फॉर्म आ रही है ये वाली, ये देखो हु बा हु सेम टू सेम इसके जैसी है। देखो एक्स कॉस ओमेगा देन प्लस वाई साइन ओमेगा देन प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। ये हमारी नॉर्मल फॉर्म आ गई। अब देखो हमें क्वेश्चन में आगे क्या कह रहे थे, हमें कह रहे थे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल निकाल के दिखा देना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो हमारा क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पी इज इक्वल टू 4 है, कॉमा और ओमेगा क्या आ रहा है हमारा एंगल 120 डिग्री आ रहा है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू 120 डिग्री। दैट्स इट, ये हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में गाइस ज्यादातर बच्चों को जो प्रॉब्लम आएगी ना वो इस स्टेप में आएगी। जो यहाँ तक है ना, यहाँ तक तो सारे 100% बच्चे कर लेंगे। यहाँ तक जो 99% बच्चों को प्रॉब्लम आएगी ना वो इस वाले स्टेप में आएगी। बस जो ये वाला स्टेप मैंने आपको सारा समझाया ना, इसको ध्यान से समझना। एक बार समझना है तो 2 बार समझो, 3 बार वीडियो देखो। बस यही जो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, यही है बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। जब हम आगे सेकंड एंड थर्ड पार्ट भी करेंगे ना तो आपको थोड़ा और क्लियरिटी आएगी इस कंसेप्ट में, ठीक है, जब हम सेकंड एंड थर्ड पार्ट भी करेंगे। ओके, अब गाइस देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या इक्वेशन दी हुई है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, आपको क्या देखना है, इज इक्वल टू के इस साइड सिर्फ और सिर्फ 2 ही टर्म्स होनी चाहिए, एक एक्स वाली टर्म और एक वाई वाली टर्म। बाकी जो भी एक्स्ट्रा सामान होगा उसको दूसरी साइड भेज देना। मैंने देखा इज इक्वल टू के इस साइड 2 टर्म्स होनी चाहिए ना, एक एक्स वाली टर्म और एक वाई वाली टर्म। मैंने देखा एक्स वाली टर्म तो है नहीं यहाँ पे, बची क्या वाई वाली टर्म। मैंने कहा इधर सिर्फ और सिर्फ वाई वाली टर्म ही होनी चाहिए। अब इज इक्वल टू के इस साइड बाकी जो एक्स्ट्रा वाला सामान है उसको इधर भेज दो, -2 इस साइड जाएगा तो ये 2 बन जाएगा। सही है। अब मैंने देखा जो मेरी ये इक्वेशन है इसको किसी भी तरह इसके जैसे बनाना ना मुझे, तो इसके जैसे बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा यहाँ पे मेरे को एक्स वाली टर्म तो है ही नहीं ना, देखो मेरे को इज इक्वल टू के इस साइड 2 टर्म्स होती हैं, एक एक्स वाली टर्म और एक वाई वाली टर्म। मैंने देखा एक्स वाली टर्म तो मेरी यहाँ पे है ही नहीं। मैंने अगर मैं किसी भी तरह बनाने की कोशिश करूँ तो मैं क्या बना सकता हूँ, मैंने देखा एक्स वाली टर्म अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे बना सकता हूँ 0x। सही है, एक्स वाली टर्म बन गई मेरी है, 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो तो वो तो 0 ही रहता है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 0x देन प्लस वाई इसको लिख सकता हूँ ऐसे कैसे इज इक्वल टू 2। सही है, कुछ कुछ देखो ऐसी वाली टर्म बन गई, देखो हमारी एक्स वाली टर्म भी आ गई लेफ्ट साइड में और वाई वाली टर्म भी आ गई, इज इक्वल टू पी आ गया हमारा ये। ओके, देन जो हमारी नॉर्मल फॉर्म होती है उसमें एक्स के साथ जो होता है वो कॉस वाली वैल्यू होती है और वाई के साथ साइन वाली वैल्यू होती है। मैंने देखा जो एक्स के साथ वाली टर्म है ना उसको किसी भी तरह कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, और जो वाई के साथ वाली टर्म है, जैसे वाई के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, वाई के साथ वाली टर्म है उसको साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने देखा मैं एक्स के साथ वाली टर्म को 0 को कॉस ओमेगा में कैसे बदल सकता हूँ। मैंने देखा जो मेरी cos 90 की वैल्यू होती है वो 0 होती है ना, तो 0 की जगह मैं cos 90 लिख देता हूँ, cos 90 एक्स अभी ऐसे कैसे रहने देते हैं। देन प्लस वाई के साथ वाली टर्म को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, साइन में। तो साइन में कौन सी वैल्यू पे 1 होता है, साइन 90 पे तो 1 होता है, तो साइन 90 वाई इज इक्वल टू 2। अब देखो जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो इसकी जैसी बन तो गई। मैंने देखा एक्स cos ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, इसकी जैसी इक्वेशन बन तो गई, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। देखो ना हमारा ओमेगा भी सेम आ रहा है 90 डिग्री 90 डिग्री। सही है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, तो मेरी यहीं पे इक्वेशन खत्म हो गई, हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब चाहो इसको फाइनल आंसर कह सकते हो या एक्स को पहले भी लिख सकते हो, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स cos 90 डिग्री प्लस वाई साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 2। आप ऐसे भी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही आंसर है। अब देखो कई बच्चे कहेंगे सर पहले वाला क्वेश्चन इतना लंबा था, ये तो बहुत छोटा हो गया, ये कैसे हो गया। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, अगर आप ध्यान दोगे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया ऐसे ही था, इस वाली टर्म को जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसको हमने एक्स cos ओमेगा और वाई साइन ओमेगा में बदलना चाहा था, पर ये बदल नहीं पाई थी क्योंकि मुझे √3 की वैल्यू नहीं पता थी साइन में। √3 की वैल्यू साइन में होती नहीं है ना हमारे पास। इधर क्या है, इधर हमारी वैल्यू है, इधर जो है हमारे पास वैल्यू है, तो इसलिए मैं लिख सकता था, मैंने लिख दी। मेरे पास 1 की वैल्यू साइन 90 है, 0 की वैल्यू cos 90 मेरे पास वैल्यू थी तो मैंने लिख दी। फिर मैंने मिलाया, मैंने देखा ये तो मेरी जो इक्वेशन है इसकी जैसी लग रही है, बिल्कुल सेम टू सेम बन गई, तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी इसकी जैसी नहीं बनती है यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे जैसे मेरा पहले जैसे जो मेरा ये हुआ था, अगर मेरा यहाँ पे ऐसा कुछ ना बनता तो फिर मैं √a² + b² से डिवाइड करता, फिर सारा प्रोसेस ऐसे ही चलता। अब मेरा यहीं पे काम खत्म हो गया तो मैं यहीं पे काम खत्म कर दूंगा ना, मैं फालतू ज्यादा आंसर बढ़ाऊं क्यों। सही है, तो सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। एंड गाइस इसके बाद हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल भी निकालने के लिए कह रहे थे ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमारा 2 हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 हो गया, और एंगल क्या है हमारा ओमेगा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। बस ये 2 चीजें हमें निकालने के लिए कह रहे थे, इसके बाद तो हमने ये भी निकाल दी, दैट्स इट। ओके, तो अब देखते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं गाइस, थर्ड पार्ट में हमें क्या इक्वेशन दी हुई है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन को हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कर देंगे जैसे पहले के क्वेश्चन किए वैसे ही। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, इज इक्वल टू के इस साइड 2 ही टर्म्स होनी चाहिए, एक एक्स वाली टर्म और एक वाई वाली टर्म। मैंने देखा इज इक्वल टू के इस साइड 2 ही टर्म है, एक एक्स वाली टर्म और एक वाई वाली टर्म। मैंने कहा ठीक है, ये तो हमें इक्वेशन ही सही दी हुई है बिल्कुल, इसको कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैंने देखा किसी भी तरह मैं इस इक्वेशन को इसकी तरह बना सकता हूँ।
मेरे को क्या करना होता है, जो एक्स के साथ वाली टर्म होती है ना, उसको कॉस में बदलना होता है। जो एक्स के साथ वाली टर्म होती है, जैसे समझ लो मैंने ये इसको ऐसे लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो 1x माइनस 1y इज इक्वल टू 4। मुझे क्या करना होता है, एक्स के साथ वाली टर्म को कॉस बनाना होता है और वाई के साथ वाली टर्म को साइन। एक्स के साथ वाली टर्म क्या है 1, तो 1 को मुझे कॉस में बदलना है, और वाई के साथ वाली टर्म क्या है 1, इसको साइन में बदलना है। मैंने कहा कैसे बदल सकता हूँ, देखता हूँ। मैंने देखा एक्स के साथ 1 है, कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, कॉस 0 पे, कॉस 0, एक्स ऐसे कैसी, देन माइनस वाई ऐसे कैसी, और जो वाई के साथ वाली टर्म है 1, उसको मुझे साइन में बदलना है, और साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन 90 पे, साइन 90। ठीक है, मैंने देखो एक्स के साथ वाली टर्म को कॉस में बदल दिया और वाई के साथ वाली टर्म को साइन में भी बदल दिया, और इज इक्वल्स टू जो 4 चल रहा है वो ऐसे कैसी। मैंने देखा देखो मेरी कुछ ना कुछ इक्वेशन ऐसे ऐसी बन गई ना। अब कई बच्चे क्या करेंगे, सर हमारा तो हो गया एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू भी, कई बच्चे यही छोड़ के आ जाएंगे और आंसर हो जाएगा बिल्कुल गलत, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, पी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। देखो यहाँ पी तो पॉजिटिव है, दूसरा ओमेगा हमेशा सेम होना चाहिए दोनों का। यहाँ पे देखो ओमेगा 0 है, यहाँ पे 0 डिग्री है, और यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे तो गलत हो गया ना। ये इक्वेशन हम ऐसे कभी लिख ही नहीं सकते, ये रॉन्ग हो गई इक्वेशन। तो जब भी हमारी ये वाला पार्ट रॉन्ग हो जाता है ना, या रॉन्ग हो जाता है या आता नहीं है, देखो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या हुआ था, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें देखो इसके बाद जो था ना हमारा आंसर आ ही नहीं था, यहाँ पे हमारी वैल्यू बनी नहीं थी। तो फिर क्या किया था हमने, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इस वाली इक्वेशन को डिवाइड किया था ना। अब इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, जो हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें हमारा इससे ये बन तो गया है पर रॉन्ग आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया, ओमेगा और ओमेगा सेम होना चाहिए, रॉन्ग आ रहा है, तो ये हमारी किसी काम की नहीं इक्वेशन जो रॉन्ग आ रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो करते हैं डिवाइडिंग, इसको जैसे नाम दे दो 1, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, ए है हमारा 1, देखो यहाँ पे लिख दो ना कॉमा, ए इज इक्वल टू 1 है। कैसे निकाला, क्योंकि देखो ना 1x माइनस 1y इज इक्वल टू 4 है, इसमें जो x के साथ होता है वो हमेशा a होता है, जो y के साथ होता है वो पूरा b होता है। a और y के साथ जो पूरी वैल्यू होती है वो b होती है, सही है ना। और ये वाला अगर पार्ट 4 इधर आता, जैसे ये 4 है, इसको मैं इधर कर देता ना, ये -4 बन जाता है इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो पूरा पार्ट होता है वो c होता है, ऐसी तो लिख देते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जो ये वाला पूरा पार्ट होता है वो c, जो y के साथ वाला जो पूरा पार्ट होता है वो b होता है, और जो x के साथ जो पूरा वाला पार्ट होता है ना वो a होता है। तो देखो a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1, कॉमा b इज इक्वल टू क्या है हमारा -1। अब ये वाली वैल्यूज डाल दो इसमें, क्या देगा, अंडर रूट ए की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, देन प्लस -1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 + 1 आ जाएगा, अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ जाएगा। रूट 2 वैल्यू आ गई हमारी। अब जो ये रूट 2 है ना हमारा, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है, तो इस रूट 2 को हमने इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देना, इस वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा 1x/2, या इसको लिख दो 1/2 है, 1/√2x ऐसे लिख दो ना, देन -1/√2y इज इक्वल टू 4/√2। मैंने क्या किया, इस रूट 2 को, जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसके पूरे के डिवाइड में √2 लिख दिया बस, सबके, इसके भी अपॉन में √2 लिख दिया, ये जो -1y है इसके भी अपॉन में √2 लिख दिया, और ये 4 के अपॉन में भी √2 लिख दिया। तो क्या आ गया 1/√2x माइनस 1/√2y इज इक्वल टू 4/√2। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में √2 चल रहा है ना, सबसे पहले तो इसको रैशनलाइज कर दो, जो हमारा 4/√2 है इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा √2/√2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4√2 डिवाइड बाय √2 इंटू √2 होता है, तो 2 2 जा, तो इज इक्वल टू 2√2 हमारा आ गया 2√2। अब मैं इसको रैशनलाइज क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी मैं वैल्यूज डालूंगा ना, एक्स के साथ मुझे क्या बनाना होता है कॉस बनाना होता है, वाई के साथ मुझे क्या बनाना होता है साइन बनाना होता है, तो मुझे वैल्यूज पता है। एक्स के साथ जो 1/√2 है, 1/√2 कॉस की कौन सी वैल्यू होती है, कॉस 45 होता है ना, कॉस 45 डिग्री एक्स, देन माइनस वाई के साथ वाली टर्म को मुझे क्या बनाना है, इसको साइन बनाना है, तो साइन 45 होता है 1/√2, साइन 45 डिग्री, देन इज इक्वल टू क्या हमारा 2√2। इतना तो अभी तक सबको समझ आ गया ना। अब जो ये हमारी इक्वेशन आई है, ये कुछ ना कुछ देखो आपको लग रही नहीं है इसके जैसी, 90% तो बिल्कुल इसके जैसी है, नॉर्मल फॉर्म जैसी है। देखो एक्स के साथ हमारी कॉस वाली वैल्यू है, वाई के साथ हमारी साइन वाली वैल्यू है, और इज इक्वल टू इधर पी है, और हमारे ओमेगा भी सेम आ रहे हैं, देखो यहाँ पे ओमेगा 45 और यहाँ पे भी ओमेगा 45, तो 99% हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बस अब हल्की सी दिक्कत क्या आ रही है, जो हमारी क्वेश्चन 1 में दिक्कत, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ना इसका, उसमें जो दिक्कत थी ना वही दिक्कत इसमें आ रही है। क्या दिक्कत है उसमें, क्या था यहाँ पे नेगेटिव का साइन था, इसमें क्या है यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, तो जो काम हमने उधर किया था वही काम इधर करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, अब मुझे इसको ये जो नेगेटिव का साइन है ना, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो जो काम हम इसके साथ करेंगे ना साइन के साथ, वो काम हमें कॉस के साथ भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया एक पापा के 2 बच्चे हैं, एक साइन और एक कॉस। अगर हम इसको 5 रुपए देंगे तो इसको भी तो 5 रुपए देंगे ना, इसको 3 रुपए देंगे तो इसको भी 3 रुपए देंगे, तो जो काम हम इसके साथ करेंगे वो काम इसके साथ भी करेंगे। तो देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो हमारे पास क्या है,
कॉस की वैल्यू प्लस में है cos 45 और साइन की वैल्यू नेगेटिव में है मतलब माइनस साइन 45। अब मुझे कोई ऐसा कोऑर्डिनेट देखना होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब मुझे कोई ऐसा कोऑर्डिनेट देखना है जिसमें साइन नेगेटिव का हो और कॉस पॉजिटिव का हो, कोई ऐसा कोऑर्डिनेट देखना है। मैंने देखा जो ये वाला कोऑर्डिनेट होता है इसमें तो ऑल प्लस होते हैं, ऑल प्लस, तो मेरा ये कोऑर्डिनेट तो किसी काम का नहीं क्योंकि मुझे साइन नेगेटिव का चाहिए, तो ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा किसी काम का नहीं। फिर अगले कोऑर्डिनेट में चलते हैं। मैंने देखा इधर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इधर साइन और कोसेक प्लस के होते हैं और मुझे क्या चाहिए, साइन नेगेटिव का चाहिए, यहाँ तो साइन प्लस का आ रहा है, साइन और कोसेक प्लस के होते हैं ना, यहाँ पे मुझे साइन नेगेटिव का चाहिए, तो ये वाला भी कोऑर्डिनेट मेरा किसी काम का नहीं है। फिर आते हैं अपने थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में, इधर tan और cot प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस का, मतलब साइन भी माइनस का और कॉस भी माइनस का होता है, इधर साइन भी माइनस का हो जाएगा और कॉस भी माइनस का हो जाएगा, पर मुझे कॉस तो प्लस का चाहिए, तो ये वाला कोऑर्डिनेट भी मेरा किसी काम का नहीं है। अब आते हैं अपने फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस का। मैंने देखा मुझे कॉस तो प्लस का ही चाहिए, मैंने कहा सही है कॉस प्लस का ही आ रहा है, बाकी सब माइनस का होता है, तो साइन तो माइनस का ही आ रहा है ना मेरे इधर, साइन माइनस का, तो मेरे ये वाला कोऑर्डिनेट काम का है। मैंने देखा ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा काम का है। अब इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से मैं कुछ ना कुछ करूंगा। मैंने देखा मेरी वैल्यू क्या है, साइन 45 और कॉस 45 है ना, अब इनको चेंज करना है मुझे। बेसिकली मेरा जो मेन मोटिव रहेगा इसको चेंज करना रहेगा, और जो काम मैं इस पे करूंगा वो काम इस पे भी कर दूंगा। अब साइन 45 को देखते हैं, जो माइनस साइन 45 है। मैंने देखा मुझे इस वाले कोऑर्डिनेट में किसी तरह इसकी वैल्यू लानी है, ये वाले कोऑर्डिनेट में। तो मैंने देखा इस वाले कोऑर्डिनेट में मैं किस तरह आ सकता हूँ, एक तो मैं यहाँ से घूम के, ये जो होता है 270 डिग्री होता है, ये वाली जो लाइन होती है 270 की होती है, ये जो होता है 90 डिग्री होता है, ये होता है 180 डिग्री। देखो जब हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है 180 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है 90 डिग्री, सही है। और यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक चलते हैं तो हो जाता है हमारा 270 डिग्री, और यहाँ से लेके जब हम यहाँ तक पूरा चले जाते हैं तो 360 डिग्री हो जाता है, ये 360 डिग्री दोबारा आ जाता है। तो देखो मैं इस वाले कोऑर्डिनेट में किस तरह जा सकता हूँ, एक 360 में से मैं अगर कुछ एंगल माइनस कर दूं तो मैं इस कोऑर्डिनेट में गिर जाऊंगा, अगर मैं 270 में से कुछ एंगल प्लस कर दूं तो मैं इस कोऑर्डिनेट में गिर जाऊंगा ना। तो देखो मैं माइनस साइन 45 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन 45 है, इसको मैं ये नहीं लिख सकता साइन 360 डिग्री माइनस थीटा मतलब 45 डिग्री, क्योंकि मुझे पता है साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है। देखो 360 में से थीटा माइनस करना है, तो मेरा ये वाला कोऑर्डिनेट हुआ, तो ये वाले कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन नेगेटिव का होता है ना, तो इसी को मेरा क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा आंसर आ जाएगा। समझे हो मुझे, मैंने क्या किया 360 में से कुछ एंगल माइनस किया, यहाँ पे समझो कुछ एंगल है, कुछ 360 में से मैं कुछ एंगल माइनस करूंगा तो मेरा ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इस वाले कोऑर्डिनेट में क्या होता है, मेरा साइन नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ मेरा देखो साइन है, तो साइन क्या आ गया, यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाएगा वैसे। तो देखो साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन 360 माइनस 45 क्या हो जाएगा, माइनस साइन 45 नहीं हो जाएगा, ये वाला फॉर्मुला यूज करके। अभी कई बच्चे कहेंगे सर आप ऐसे भी लिख सकते थे, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, पर जब मैं 270 लिखूंगा, क्योंकि मैं देखो इस वाले कोऑर्डिनेट में 270 से भी तो जा सकता हूँ ना, जैसे 360 में से मैं कुछ माइनस कर सकता हूँ, वैसे मैं 270 में मैं अगर कुछ प्लस करूंगा तो मैं इस कोऑर्डिनेट में आ जाऊंगा। पर मैं 270 का इसलिए नहीं यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि जो मेरा 90 होता है ना, 90 270 ये जो दोनों होते हैं ना, ये जो हमारा साइन होता है ना, ये जो वैल्यू होते हैं यहाँ पे, इसको बदल देते हैं, इसको साइन को कॉस में बदल देंगे, तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉस का हो जाएगा, ये कॉस का थीटा। पर मुझे तो कॉस का चाहिए ही नहीं, मुझे क्या चाहिए, जब मैं साइन में साइन का कुछ बदलूं तो मेरा साइन ही आंसर आना चाहिए। ये मैं साइन का अगर मैं कुछ बदलूं तो मेरा कॉस में आंसर नहीं चाहिए मुझे, मेरा यहाँ पे कॉस थोड़ा है, मेरा साइन है ना, तो मैं यही वाला यूज करूंगा साइन 360 माइनस 45। अब देखो मैंने साइन 360 माइनस 45 यूज किया ना, तो इसको भी मैं क्या लिख दूंगा, कॉस 360 माइनस 45। मैंने आपको क्या कहा, जितने पैसे इसको देने हैं उतने पैसे इसको देने हैं। पापा एक दो बच्चों के दो बच्चों के एक पापा है, दो बच्चों के दो पापा कह रहा हूँ, दो बच्चों के एक पापा है, एक पापा ने इसको 5 रुपए दे दिए, एक पापा ने इसको भी 5 रुपए दे दिए, जो काम इसके साथ वो काम इसके साथ भी किया, तो मैं माइनस साइन 45 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 360 माइनस 45। जो गाइस ये वाला कंसेप्ट है ना सारा, इसके लिए ट्रिगो अच्छे से पढ़ लो, ट्रिगो आपकी कभी भी जान नहीं छोड़ेगी। जो ट्रिगो चैप्टर है कई बच्चे छोड़ देते हैं, पर मैं कहूँगा चैप्टर 3 को जितना अच्छे से कर सकते हो ना, 5 बार 4 बार 3 बार जितना अच्छे से कर सकते हो, चैप्टर 3 को जरूर करो। कॉलेज में भी आपके काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, हर जगह बार बार काम आते ही आता रहेगा, तो चैप्टर 3 को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो माइनस साइन 45 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 360 माइनस 45, तो लिख दूंगा यहाँ पे 360 माइनस 45, साइन भी आ जाएगा यहाँ पे साइन, और वाई ऐसे कैसे, यहाँ पे प्लस लगा दूंगा ना मैं, क्योंकि मैंने माइनस साइन तो हटा दिया, यहाँ पे मैं प्लस भी तो लिख सकता हूँ एक तरह से, तो यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया। देन cos 45 को मैं क्या लिखूंगा, cos 360 माइनस 45, cos 360 माइनस 45, देन x आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 2√2। अब जो मेरी फाइनल इक्वेशन है इसको मैं क्या लिख दूंगा, 360 में से 45 गए, ये मेरा आ जाएगा 315, cos 315 cos 315 डिग्री x, देन प्लस साइन 315 आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू 2√2। सही है। अब देखो मेरी ये वाली जो मेरी इक्वेशन बनी है ना, ये सेम टू सेम इसके जैसी बन गई, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, और जो ओमेगा की वैल्यू है वो दोनों जगह देखो सेम है, 315 यहाँ भी 315, और यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये हमारी p की वैल्यू होगी, तो ओमेगा क्या हमारा आ गया, p हमारा आ गया 2√2,
और जो ओमेगा हमारा एंगल है, हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालो और एंगल भी निकालो। एंगल हमारे 315 डिग्री है, ओमेगा इज इक्वल टू 315 डिग्री, 315 डिग्री। दैट्स इट, हमारा आंसर।